Assalamu alaikum student. In this video we are going to talk about enzymes. इस वीडियो में हम enzymes की पूरी सीरीज को डिस्कस करेंगे जिनमें आपके पास enzymes के अंदर कुछ टॉपिक्स आते हैं. Just like I have written over here. Introduction हम डिस्कस करेंगे, structure of enzymes, mechanism of action, factors, enzyme inhibition और लास्ट में classification of enzymes को हम डिस्कस करेंगे. तो रही बात, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको एक और चीज मैं बताता चलूं और वो ये है कि कौन से स्पेसिफिक मिनट से न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है. तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिस्ट बनाई है टेबल ऑफ कंटेंट के नाम से. आप वहां पे जाएं, वो स्पेसिफिक मिनट पर कौन सा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है तो आपको इसके बारे में पता चल जाएगा. तो हम सबसे पहले जो है वो इंट्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स को डिस्कस करते हैं. देखिए, आप लोगों ने भी बचपन में पढ़ा होगा, बचपन में नहीं तो 9 मैट्रिक में तो पढ़ा होगा कि एंजाइम्स ये होते क्या है. एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट. एंजाइम्स बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं. और आप लोगों ने ये कैटलिस्ट का मतलब भी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि कैटलिस्ट मतलब जो कि केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर दे. दिस इज द रियल वर्किंग ऑफ एंजाइम्स. और हमने बायोलॉजिकल कैटलिस्ट इसलिए कहा क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन विच इज अकरिंग इनसाइड द बॉडी, ये एंजाइम्स उसको स्पीड अप कर देगा. सो एंजाइम्स की बेसिक डेफिनेशन क्या हुई, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दैट इज रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट विच स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन. ठीक है सर, केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर रहे हैं, तो वो केमिकल रिएक्शन हमारे लिए जरूरी क्यों है? इतना ज्यादा जरूरी होगा केमिकल रिएक्शन जब भी तो हमें एंजाइम्स चाहिए. ऑफ कोर्स केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सर्वाइवल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में परफॉर्म हो रहा है ना, वो डायरेक्टली हमारे सर्वाइवल से रिलेटेड है. ठीक है, सर्वाइवल. अब रही बात एंजाइम्स की कि हमारी बॉडी में एंजाइम्स की जरूरत क्यों है. क्या एंजाइम्स के बगैर केमिकल रिएक्शन परफॉर्म नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा, केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होगा, लेकिन वो जो केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होगा वो बहुत ही स्लो स्पीड में होगा. इतनी स्लो स्पीड में कि जितनी मेरी बॉडी की डिमांड है एवरी डे, या मतलब एट एनी टाइम हमारा एक सेल 1000 केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है. उसके हम आगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में डिस्कस करेंगे. तो हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं, तो उसके लिए हमें एंजाइम्स चाहिए स्पीड अप, ताकि केमिकल रिएक्शन जल्द अज जल्द कंप्लीट हो और हमारी बॉडी वो प्रोडक्ट बना सके. दिस इज द रीजन बिहाइंड व्हाई वी नीड एंजाइम्स टू परफॉर्म एनी केमिकल रिएक्शन. तो ये हमने बेसिक डेफिनेशन एंजाइम्स की पढ़ ली. अब रही बात कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स की कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स हैं क्या. तो ये मैं थोड़ा बहुत सा रफ कर देता हूं, फिर उसके बाद मैं आपको यहीं पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम लिख के बता देता हूं. तो आप भी जरूर वीडियो को पॉज करके बेशक यहाँ पर लेक्चर्स नोट डाउन जरूर करें, क्योंकि ये सीरीज अभी चल रही है. इंशाल्लाह विद इन अ ईयर और इससे भी पहले आपकी ये बायोलॉजी की सीरीज जो है ये कंप्लीट हो जाएगी. एक ही वीडियो में एक एक चैप्टर कवर होगा इंशाल्लाह. तो अभी हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं. अभी तक हमारा इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, तो अभी हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं. तो हम बात कर रहे थे डेफिनेशन ऑफ एंजाइम्स की, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स की. ठीक है, तो ये मैंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे आपके सामने लिख दिए हैं, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और व्हाइट बोर्ड पे मैंने लिख दिया है. तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है एंजाइम का? इट स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन. कि एंजाइम जो है वो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है, जो कि हमने डेफिनेशन में ऑलरेडी कवर कर लिया, बहुत डिटेल में हमने पढ़ा है. नंबर 2 पॉइंट, इट इज रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट. कि एंजाइम्स जो है वो इतनी ह्यूज अमाउंट में हमें जरूरत नहीं होती टू कैरी आउट द केमिकल रिएक्शन. कुछ अमाउंट ऑफ एंजाइम्स इज इनफ. सही, तो यही हम यहाँ पे बात कर रहे थे. नंबर 2 पॉइंट, इट इज रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट.
Number third point, it is highly sensitive to pH and temperature. कि जो थर्ड पॉइंट यहाँ पे बताया गया है कि इट इज हाईली सेंसिटिव टू पीएच एंड टेम्परेचर. व्हाट डज इट मीन? इससे मुराद ये है कि कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि एंजाइम्स की एक्टिविटी को या बढ़ा देंगे या कम कर देंगे. तो ऐसे फैक्टर्स जो हैं वो एंजाइम्स के लिए काफी सेंसिटिव होते हैं. एंजाइम्स कुछ ऐसे हैं जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बताएगा पीएच और टेम्परेचर. ये हम जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे फैक्टर्स में. पीएच है, टेम्परेचर है, इसके अलावा कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट है. देयर आर मेनी फैक्टर्स. सो वी विल डिस्कस वन बाय वन और इस पॉइंट को भी आप इजीली अंडरस्टैंड और रिलेट कर पाएंगे. नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर. एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन नेचर, लेकिन हर एंजाइम स्पेसिफिक इन नेचर नहीं होता. अच्छा, लेकिन इन्होंने यहाँ पे पॉइंट बताया है कि इट इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, कि कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो कि काफी ज्यादा स्पेसिफिक है अपनी नेचर, मतलब कि वो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को अलाउ करेंगे टू बाइंड विद दिस active site of the enzyme to carry out the chemical reaction, right? And in order to convert the substrate into the product by the help of the enzyme. For example, it is highly specific in nature. enzyme की एक example book में भी दी गई है, फेडरल बोर्ड की बुक में. For example, we have sucrase. Sucrase is an enzyme which is specific to the sucrose sugar. तो ये जो सक्रेज एंजाइम है ये सक्रोज को डाइजेस्ट करता है. अब आप समझ रहे होंगे, अब आप को रिलेट भी कर रहे होंगे कि एंजाइम्स, कुछ एंजाइम स्पेसिफिक इन नेचर होते और कुछ नहीं होते. सम एंजाइम्स आर लेस स्पेसिफिक इन नेचर. तो कुछ एंजाइम्स ऐसे भी हैं जो कि लेस स्पेसिफिक इन नेचर हैं. फॉर एग्जांपल, वी हैव कार्बोनिक एनहाइड्रेस. We have carbonic anhydrase. This is an enzyme which is less specific in nature. ये वो एंजाइम है जो कि less specific in nature है. कैसे, किस तरीके से? फॉर एग्जाम्पल, एक तो ये है कि ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन के साथ बाइंड कराने में हेल्प आउट करता है और रिजल्टेंट प्रोडक्ट जो बनवाता है ये एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस. तो वो क्या प्रोडक्ट होता है? वो प्रोडक्ट होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन. ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है. हम इसको आगे डिस्कस करेंगे. कार्बोनिक एनहाइड्रेस की मैं प्रॉपर से डेफिनेशन और विद इक्वेशन भी प्रॉपर से मैं एक्सप्लेन करूंगा. तो ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस का काम क्या कि वो हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन के साथ बाइंड करवाएगा और जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन. लेकिन क्या कार्बोनिक एनहाइड्रेस सिर्फ यही काम करता है? नहीं. इसके अलावा कार्बोनिक एनहाइड्रेस आपके पास नॉर्मली किडनी में और भी बहुत जगहों पर ब्लड में फंक्शंस परफॉर्म करता है. वो किस तरीके का फंक्शन होता है कि ये कार्बोनिक एसिड फॉर्मेशन करता है. कार्बोनिक एसिड मतलब H2CO3. ये कार्बोनिक एसिड फॉर्मेशन भी बनवाता है और साथ साथ ये ब्लड में बाइकार्बोनेट्स के लेवल को भी बढ़ाता है. तो एक तरीके से ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी व्हिच इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द होम्योस्टेसिस ऑफ द बॉडी, वहां पे भी ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस काम करता है. तो एक तरीके से हमने क्या कहा कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस एक तो ये है कि हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन के साथ बाइंड कराने में और जो प्रोडक्ट रिजल्टेंट प्रोडक्ट जो बनता है वो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, तो उसको बनाने में ये हेल्प आउट करता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस. साथ साथ सिर्फ ये एक ही काम नहीं करता बल्कि ये अब जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस ये कार्बोनिक एसिड फॉर्मेशन और साथ साथ ये कार्बोनिक एसिड फॉर्मेशन के साथ साथ बाइकार्बोनेट्स भी बनवाता है इन द ब्लड स्पेसिफिकली. नेक्स्ट पॉइंट है, सम एंजाइम्स रिक्वायर कोफैक्टर. कुछ एंजाइम्स को कोफैक्टर चाहिए होता है ताकि वो एंजाइम सबस्ट्रेट को अपने साथ बाइंड करवा सके. अब ये कोफैक्टर क्या है? सर हमें तो कोफैक्टर बिल्कुल नहीं पता.
व्हाट इज कोफैक्टर? कोफैक्टर है क्या? देखिए, कोफैक्टर, इसको हम मजीद आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे कि कोफैक्टर जो है ये नॉन प्रोटीन पार्ट है। कोफैक्टर इज नॉन प्रोटीन पार्ट, जो कि एंजाइम के साथ जब कोफैक्टर लगता है तो एंजाइम एक्टिव हो जाता है। तो एक तरीके से ये क्या काम कर रहा है कि ये एंजाइम को एक्टिव करवा रहा है, एंड एंजाइम जब एक्टिव हो गया तो वो सबस्ट्रेट को बाइंड कराएगा कि नहीं? ऑफ कोर्स, सबस्ट्रेट कैन बाइंड विद द एंजाइम बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कोफैक्टर। ये पहला पॉइंट। कोफैक्टर सिर्फ अटैचमेंट ऑफ द सबस्ट्रेट में हेल्प नहीं करता, बल्कि इसके अलावा ये कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम जो है उसको मजीद बढ़ा देता है। इसको हम आगे एक अलग से प्रॉपर से हेडिंग में, आई थिंक स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम में हम डिस्कस करेंगे इसको, कोफैक्टर को डिटेल में। तो वहां पे मैं आपको इसको डायग्राम के साथ समझाऊंगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा समझ आएगा। साथ साथ नोट डाउन भी करते रहिए। लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, एंजाइम लोवर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? देखिए, फिर बाद में पता चलेगा कि ये एंजाइम जो है एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर रहा है। वो कैसे? देखिए, एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी जो जिस पे मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे से रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब ये वो एनर्जी है कि जिस पे रिएक्शन मतलब कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा इनटू द प्रोडक्ट। ये है वो एक्टिवेशन एनर्जी। लेकिन अब हमारी बॉडी में बहुत सारे हजारों केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, और हर केमिकल रिएक्शन को एक एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए ताकि वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। ये है एक्टिवेशन एनर्जी। लेकिन हमारी बॉडी में, जैसे मैंने पहले कहा, हजारों केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, तो उन केमिकल रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी है, हमारी बॉडी उनकी इतनी ज्यादा डिमांड को पूरा नहीं कर सकती। तो इसके लिए हमें एंजाइम्स चाहिए होते हैं जो कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देंगे। मतलब मेरी बॉडी में एक्टिवेशन एनर्जी की पहले बहुत ज्यादा डिमांड थी कि भाई केमिकल रिएक्शन हमें परफॉर्म करना है तो उसके लिए हमें इतनी सारी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। लेकिन अब बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, वो एक्टिवेशन एनर्जी मेरे बॉडी में जो केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होना है वो कहेगा कि केमिकल रिएक्शन उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज्यादा चाहिए थी, अब बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम वो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई है। मींस हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शन को वो एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम चाहिए होगी। कम एक्टिवेशन एनर्जी में वो अपना केमिकल रिएक्शन कंप्लीट कर लेगा एज कंपेयर टू द प्रीवियसली, कि वो केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म कराने में ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी मांग रहा था। सो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ द एंजाइम, दैट इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये थे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम जिसको अभी हमने डिस्कस किया। इसके बाद हमारा जो पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन, ये कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ा, फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स को हमने डिस्कस किया। अभी हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम्स में। स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम्स को भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले फिर मैं इसको रब कर देता हूँ, फिर कुछ चीजें लिख देता हूँ ऑलरेडी, ताकि जब दोबारा से फिर मैं आपको समझाने लगूँ तो कुछ चीजें ऑलरेडी लिखी हो। तो हम पहले ये मिटा देते हैं। तो अभी हमने जिस तरीके से इंट्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स को डिस्कस कर लिया, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम्स, जिसमें हम सबसे पहले स्ट्रक्चर कंपोजिशन पढ़ेंगे कि एंजाइम्स, जिस तरीके से हमें मालूम है कि एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, राइट। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी लिखा है कि एंजाइम्स आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स इन नेचर, कि एंजाइम्स जो है वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स इन नेचर है। लेकिन क्या हर एंजाइम ग्लोब्यूलर प्रोटीन इन नेचर होता है? ऑफ कोर्स नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। क्योंकि कुछ एंजाइम है, फॉर एग्जांपल आपकी फेडरल बोर्ड की बुक में दिया गया है एक एंजाइम राइबोजाइम।
राइबोजाइम नाम से पता चल रहा होगा कि ये कहाँ मौजूद होगा। राइबोजाइम ऑफ कोर्स इट इज फाउंड इन राइबोसोम्स। यस, ये कहाँ मौजूद है? ये राइबोसोम्स में मौजूद होता है। ये राइबोजाइम इट इज फाउंड इन राइबोसोम्स। तो ये काम क्या करता है? और अगर ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन से नहीं बना तो ये किससे बना है? एक्चुअली इट कंसिस्ट ऑफ आरएनए। इट कंसिस्ट ऑफ आरएनए एंड राइबोजाइम को हम कहते हैं पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। इट कंसिस्ट ऑफ आरएनए एंड राइबोजाइम को हम कहते हैं इट इज अ पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। और ये काम क्या करता है? विच कंट्रोल्स polypeptide elongation. I hope so you are getting understand what do you mean by polypeptide elongation. देखिए, आपने प्रोटीन सिंथेसिस में दो अहम प्रोसेस तो पढ़े हैं। एक होता है ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा होता है ट्रांसलेशन। सो ये पॉलीपेप्टाइड एलोंगेशन कहाँ होता है? ऑफ कोर्स इट हैपेंस इन द ट्रांसलेशन, ड्यूरिंग ट्रांसलेशन प्रोसेस। पॉलीपेप्टाइड एलोंगेशन राइबोजाइम करता है, राइट? एंड राइबोजाइम इट इज फाउंड इन राइबोसोम व्हिच कंसिस्ट ऑफ आरएनए and it is a peptidyl transferase which control polypeptide elongation during translation process. ये इन तमाम पॉइंट्स को अगर आप नोट डाउन नहीं करेंगे तो ऑफ कोर्स ये आपके लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल होगी कि आप इन तमाम चीजों को अंडरस्टैंड करें। अभी आगे कोई 2 से 3 टर्मिनोलॉजीज ऐसे आएंगी जिनमें आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज होंगे, बट आई विल नेवर एवर मेक यू कंफ्यूज्ड पर्सन, राइट? मैं आपको बहुत सही से समझाऊंगा, आई विल डू माई बेस्ट, लेकिन ये जब ही होगा जब आप नोट डाउन भी करेंगे। साथ साथ नोट डाउन जरूर करिएगा। तो ये हमने जस्ट ओवरव्यू पढ़ लिया स्ट्रक्चर का कि कुछ एंजाइम्स जो है वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन नेचर रखते हैं एक्सेप्ट राइबोजाइम। अभी हम बात करेंगे कि कुछ स्ट्रक्चर्स को मजीद डिटेल में जानने के लिए हमें कुछ बेसिक्स मालूम होनी चाहिए। अगर बेसिक्स मालूम होंगी तो हम ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है ये बड़े अच्छे से समझ पाएंगे। देखें, एक्टिव साइट, इसको अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये एक्टिव साइट है क्या? एक्टिव साइट एंजाइम का वो पार्ट कि जहां पर सबस्ट्रेट आके बाइंड होता है, और वो एक्टिव साइट मेन पार्ट ऑफ द एंजाइम है कि जहां पर सबस्ट्रेट आके बाइंड होगा। ऑफ कोर्स अगर एक्टिव साइट नहीं है तो एंजाइम इज इनएक्टिव। एंजाइम का तसव्वुर भी नहीं कोई कर सकता। एंजाइम को एंजाइम इसलिए कहते हैं क्योंकि वो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं ओनली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस पार्ट ऑन द एंजाइम एक्टिव साइट, राइट? लेट मी ड्रॉ अ सम beautiful diagram over here. For example, this is not a circle of course, लेकिन आप समझ लें, समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। For example, this is a enzyme and over here we have a over here we have an active site. ये जो ब्लैक से मैंने बनाई ये इसकी एक्टिव साइट है कि जहां पर आकर सबस्ट्रेट जो है वो बाइंड करेगा। सबस्ट्रेट जो है वो यहां आकर बाइंड करेगा, राइट? ये सबस्ट्रेट जो है यहां पे आके बाइंड करेगा। तो ये जो ब्लैक से है ये है एक्टिव साइट, और ये जो ग्रीन है ये एंजाइम है। तो एंजाइम की जो एक्टिव साइट पर आकर सबस्ट्रेट बाइंड होगा, तो सबस्ट्रेट जिस जगह पे बाइंड होगा उस जगह को हम कहते हैं एक्टिव साइट, राइट? तो अभी हम बात करेंगे कि एक्टिव साइट क्या होता है। जो यहाँ पे मैंने पॉइंट्स लिखे उन तमाम को बारी बारी हम डिस्कस करते हैं। देखिए, एक्टिव साइट है क्या? इट इज द लोकेशन ऑफ एंजाइम्स कैटालिटिक एक्टिविटी।
ये जो एंजाइम है, एंजाइम पे ये जो लोकेशन है, इसी लोकेशन की वजह से एंजाइम कैटालिसिस परफॉर्म करता है। एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो इस एक्टिव साइट की वजह से है। इस पॉइंट का मतलब ये है। और इट इज द लोकेशन ऑफ एंजाइम्स कैटालिटिक एक्टिविटी, कि एंजाइम की जहां सबस्ट्रेट आके बाइंड कर रहा है और वो एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, मींस दैट द सबस्ट्रेट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट ओनली बिकॉज ऑफ दिस लोकेशन। इसी वजह से हमने कहा है कि इट इज द लोकेशन ऑफ एंजाइम्स कैटालिटिक एक्टिविटी। द सेकंड पॉइंट, एक्टिव साइट इज अ चार्ज बियरिंग 3D कैविटी। ये इसके बारे में जस्ट कंपोजिशन के हवाले से इंपॉर्टेंट है। जनरली कंटेनिंग 3 to 12 अमाइनो एसिड्स। एक्टिव साइट की कंपोजिशन अगर हम देखते हैं तो उसमें अमाइनो एसिड्स दिखते हैं। अगर उनकी कंपोजिशन देखें तो एक्टिव साइट में अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ एल्डोलेस। एल्डोलेस, ये एल्डोलेस क्या है? ये एल्डोलेस कि अगर हम कंपोजिशन देखें तो इसमें हमें 3 अमाइनो एसिड्स दिखते हैं। वो 3 अमाइनो एसिड्स कौन कौन से हैं? एक है हमारे पास ग्लाइसिन, द सेकंड वन इज हिस्टिडीन एंड द थर्ड वन इज alanine. So it means that the active site contains some amino acids. And the most important thing, on the basis of amino acids, we have two functional parts in the active site. एक्टिव साइट के पास दो फंक्शनल पार्ट्स हैं। और वो दो फंक्शनल पार्ट्स कौन कौन से हैं? देखें, एक्टिव साइट पे हम पहुंचे, देखें हम जो है वो एक्टिव साइट के एंजाइम की एक्टिव साइट पर पहुंचे और फिर एक्टिव साइट की मजीद डिटेल में गए कि वहां पे अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं, ये हमने पढ़ा। फिर हमने बात करी कि एक्टिव साइट में अमाइनो एसिड मौजूद होते हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ अमाइनो एसिड्स वी डिवाइड द एक्टिव साइट। वी हैव टू पोर्शंस ऑफ एक्टिव साइट। और वो दो पोर्शंस कौन कौन से हैं? ये टू फंक्शनल पार्ट्स मैंने यहाँ पे लिखा है कि एक्टिव साइट के दो फंक्शनल पार्ट्स होते हैं। तो इसकी भी डिटेल अभी हम पढ़ते हैं। ये दो पार्ट्स मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। एक होता है बाइंडिंग साइट, बाइंडिंग साइट नंबर वन इज बाइंडिंग साइट एंड नंबर टू इज कैटालिटिक साइट। तो इससे मुराद क्या हुआ कि जो एक्टिव साइट पे मौजूद जो अमाइनो एसिड्स हैं, तो उनमें कुछ अमाइनो एसिड्स क्या बनाते हैं? कुछ अमाइनो एसिड्स बाइंडिंग साइट बनाएंगे और कुछ अमाइनो एसिड्स कैटालिटिक साइट बनाएंगे। सो what is the main function of binding site and what is the main function of catalytic site? अभी हमें इसके बारे में भी मजीद पढ़ना पड़ेगा। बाइंडिंग साइट, कुछ अमाइनो एसिड्स मिलकर बाइंडिंग साइट बनाएंगे और कुछ अमाइनो एसिड्स एक्टिव साइट के मिलकर क्या बनाएंगे? कैटालिटिक साइट। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइंडिंग साइट? देखें, बाइंडिंग साइट नाम से पता चल रहा है कि जब सबस्ट्रेट आया वो एक्टिव साइट पर आके जब बाइंड होगा, so those amino acids which allows the substrate to bind with the active site of enzyme, और वो कहां पर होगा? जिस जगह पर अमाइनो एसिड्स सबस्ट्रेट को बाइंड करवाएंगे एक्टिव साइट से, तो वो जो साइट होगी, दिस साइट विल बी द बाइंडिंग साइट। इट मींस कि सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम की बाइंडिंग साइट पे आके बाइंड होंगे, कैटालिटिक साइट पे आके बाइंड नहीं होंगे। जनरली कैटालिटिक साइट वो साइट कि जब सबस्ट्रेट एंजाइम पर आकर बाइंड हो गया तो फिर वो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा एट द कैटालिटिक साइट। तो ये दो साइट है एंजाइम की।
एंजाइम की एक्टिव साइट में मौजूद दो साइट है, बाइंडिंग साइट और कैटालिटिक साइट। दोनों का अलग अलग फंक्शन है। बाइंडिंग साइट सबस्ट्रेट को एंजाइम के साथ बाइंड करवाने में हेल्प आउट करता है, और कैटालिटिक साइट सबस्ट्रेट को आफ्टर बाइंडिंग विद द एंजाइम इट स्टार्ट टू कन्वर्ट द सबस्ट्रेट इनटू द प्रोडक्ट, राइट। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कोफैक्टर। ये हमने एक्टिव साइट के बारे में डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे कोफैक्टर, जो कि हमने पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम में डिस्कस किया था कि सम एंजाइम्स रिक्वायर कोफैक्टर। तो ये कोफैक्टर है क्या? देखिए, कोफैक्टर है नॉन प्रोटीन पार्ट which helps in the attachment of the substrate to the active site as we discussed earlier। अब ये जो कोफैक्टर है, ये कोफैक्टर क्या काम कर रहा है? देखिए, एक तरीके से ये सबस्ट्रेट को एंजाइम के साथ बाइंड भी करवा रहा है, और तो और ये कैटालिटिक एक्टिविटी को भी बढ़ा रहा है। ये हमने डिस्कस कर लिया था। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। मैं इसको इक्वेशन के साथ लिख के आपको बताता हूं। फॉर एग्जांपल, सबस्ट्रेट व्हेन बाइंड्स विद एक्टिव साइट it converts into प्रोडक्ट। सबस्ट्रेट जब एक्टिव साइट पर आकर बाइंड होगा, सबस्ट्रेट जब ये जो सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट जब एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम पर आकर बाइंड होगा, जब वो जाकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। ये मैं कहना चाह रहा हूं, सबस्ट्रेट जब एक्टिव साइट पर आके बाइंड होगा। अच्छा, सबस्ट्रेट एक्टिव साइट पर आके बाइंड हुआ तो एक तरीके से उनके दरमियान बॉन्डिंग भी मौजूद होगी, इंट्रैक्शन भी मौजूद होगा। उस इंट्रैक्शन को हम कहते हैं, इन दोनों के दरमियान इंट्रैक्शन भी मौजूद होगा, और उस इंट्रैक्शन को नॉर्मली कहा जाता है कि वो नॉन कोवैलेंट इंट्रैक्शंस होते हैं। नॉन कोवैलेंट इंट्रैक्शंस मौजूद होते हैं। अब नॉन कोवैलेंट इंट्रैक्शंस में आपके पास आ जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आ जाती है हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस आ जाते हैं। ठीक है, तो ये दो भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस। तो ये है कोफैक्टर की सिंपल सी डेफिनेशन, अभी हमने डिस्कस कर ली। अभी हम बात करेंगे इस कोफैक्टर को, मैं आपको डायग्राम के जरिए से भी अभी बताता हूँ। सो इसके लिए मुझे रिमूव करना होगा, और फिर उसके बाद मैं डायग्राम बनाऊंगा। फिर उसी में ही मैं आपको कोफैक्टर भी बताऊंगा। कोफैक्टर के साथ साथ मैं होलो एंजाइम और एपो एंजाइम, ये दो अहम टर्मिनोलॉजीज है, ये भी इस कोफैक्टर के अंडर ही आती है। तो ये जो है हमने अभी बनाया, ये कोफैक्टर को समझाने के लिए डायग्राम। ठीक है, तो इसमें ये जो है, ये पार्ट, ये तो आपको पता है कि ये क्या है, ये एंजाइम है। ठीक है, ये क्या है, ये एंजाइम है। और ये जो है, ये एंजाइम के बिल्कुल ऊपर हमने बात करी कि सम एंजाइम्स रिक्वायर कोफैक्टर फॉर इट्स प्रॉपर एक्टिविटी। तो उसके लिए ये पार्ट है, ये है कोफैक्टर। C मीन्स कोफैक्टर एंड E मीन्स एंजाइम, और यहां कोफैक्टर के ऊपर ये है एक्टिव साइट, राइट। तो ये है हमारे पास एक्टिव साइट, और ये है सबस्ट्रेट। अब सबस्ट्रेट देखें आएगा, एक्टिव साइट पर बाइंड होगा। तो ये अगर कैटालिटिक, हमारे पास जो है कोफैक्टर, अगर ये कोफैक्टर ना हो तो एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी नहीं होगी, सबस्ट्रेट कन्वर्ट प्रोडक्ट में नहीं होगा। तो ये यहाँ पे आके बाइंड हुआ। जब बाइंड हुआ, मैंने बीच का स्टेप नहीं बनाया। बाइंड होने के बाद क्या होगा कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा।
वो हम इधर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में दोबारा से डायग्राम बनाकर आपको समझाएंगे। फिलहाल ये प्रोडक्ट में जब कन्वर्ट हुआ इनटू 2, ठीक है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। नाउ दिस एंजाइम कैन बी रीयूज्ड अगेन फॉर द नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन। तो एक तरीके से ये है कोफैक्टर, ये है कोफैक्टर which is a non-protein part and that is required by some enzymes in order to perform the chemical reaction। अब हम बात करेंगे, एक और टर्मिनोलॉजी है, वो है होलो एंजाइम। होलो एंजाइम, ये होलो एंजाइम है क्या? देखें, होलो एंजाइम वो एंजाइम है कि जिसके पास कोफैक्टर होना लाजमी है। अगर कोफैक्टर नहीं होगा तो वो एंजाइम इनएक्टिव है। सो ये होलो एंजाइम क्या है? होलो एंजाइम इज एन एक्टिव एंजाइम which will be active only when cofactor is present। so होलो एंजाइम की डेफिनेशन क्या बनी? एंजाइम which becomes active only when cofactor is present, right? और अगर कोफैक्टर नहीं होगा तो वो इनएक्टिव एंजाइम कहलाएगा। तो इनएक्टिव एंजाइम के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? एपो एंजाइम। एपो एंजाइम, एपो एंजाइम क्या है? वो एंजाइम कि जिसमें कोफैक्टर मौजूद ना हो, इनएक्टिव एंजाइम। एक्टिव एंजाइम एंड द सेकंड वन इज इनएक्टिव एंजाइम। होलो एंजाइम देखें, ये जो ये पूरा दिस होल एंजाइम अलोंग विद द फैक्टर, ये है जनाब होलो एंजाइम, ये है होलो एंजाइम। और एपो एंजाइम क्या है कि अगर हम यहां से कोफैक्टर को रिमूव कर दें तो सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड हो पाएगा? ऑफ कोर्स नहीं हो पाएगा। तो फिर ये क्या बना? ये बना एपो एंजाइम। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। इन आवर बॉडी कंटेन एन एंजाइम, और उसको अगर मैं आपको समझाऊंगा तो आप होलो एंजाइम और एपो एंजाइम को समझ लेंगे। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। There is an enzyme which is present in our stomach and which is secreted by the gastric gland from the stomach wall, and it is pepsin. Pepsin is an enzyme which is secreted by gastric gland from the stomach wall, and there is an interesting thing। और वो इंटरेस्टिंग थिंग क्या है कि इसको कोफैक्टर की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी इसकी दो स्टेट्स होती हैं। एक होती है एक्टिव स्टेट और एक होती इनएक्टिव स्टेट। ये क्या बात हुई? पहले ऑन द बेसिस ऑफ कोफैक्टर हम बताते थे कौन सी एक्टिव फॉर्म है, कौन सी इनएक्टिव फॉर्म है। यहां पर पेप्सिन पे कोफैक्टर मौजूद नहीं है, तो कौन सी ऐसी चीज मौजूद है कि जिसकी बेस पर हम इसको कह रहे हैं कि ये एक्टिव फॉर्म में है और ये इनएक्टिव फॉर्म में? देखिए पेप्सिन हमारी बॉडी में जब सिक्रीट होता है तो वो इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होता है, ठीक है। स्टार्टिंग में इनिशियली पेप्सिन जो है वो, लेट मी राइट विद द ब्लैक मार्कर, पेप्सिन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में सीक्रेट होता है, इनएक्टिव फॉर्म। और वो इनएक्टिव फॉर्म को हम क्या कहते हैं? पेप्सिनोजन। इनएक्टिव फॉर्म को हम क्या कहते हैं? पेप्सिनोजन। अब ये पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में मौजूद है, ये क्या है इसका रीजन? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस पेप्सिनोजन कि ये इनएक्टिव फॉर्म में मौजूद है? देखें एक्चुअली में पेप्सिनोजन पे मौजूद होती है एक पेप्टिडोग्लाइकिन फ्रेगमेंट। ये पेप्टिडोग्लाइकन फ्रेगमेंट मौजूद होता है जहां पर एंजाइम जो है उस पे पेप्टिडोग्लाइकन फ्रेगमेंट मौजूद होता है।
इसकी वजह से ये इनएक्टिव फॉर्म में ही रहती है। तो इसके अंदर जो यहाँ पर एक्टिव साइट है, वो एक्टिव साइट सबस्ट्रेट के साथ एक्सपोज नहीं हो पाती, जिसकी वजह से ये एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। तो ये एक्टिव फॉर्म में, यानी कि ये जो पेप्टिडोग्लाइकल फ्रेगमेंट है, ये रिमूव होगा जब भी ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा ना। सो when the pepsinogen exposed to HCl in the stomach, जब स्टोमक में HCl मौजूद होता है और वहां पे ये पेप्सिनोजन होता है, this pepsinogen will be immediately converted into the active form। कैसे? HCl आकर इस एडिशनल पेप्टिडोग्लाइकिन फ्रेगमेंट को रिमूव करवा देता है और जिसकी वजह से वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। एंड दिस एक्टिव फॉर्म इज कॉल्ड पेप्सिन इटसेल्फ, राइट। तो ये इनएक्टिव फॉर्म को हम कह सकते हैं एपोएंजाइम, एपोएंजाइम, एंड दिस एक्टिव फॉर्म इज कॉल्ड होलोएंजाइम। तो ये है बेसिक कोफैक्टर, जिसमें हमने होलोएंजाइम और एपोएंजाइम दोनों को कवर कर लिया। अब इसको मैं रफ करके लास्ट छोटा सा टॉपिक है विच इज टाइप्स ऑफ कोफैक्टर्स, उसको हम डिस्कस करने के बाद स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम्स कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कोफैक्टर्स के बारे में। देखिए बेसिकली कोफैक्टर्स को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक है इनऑर्गेनिक कोफैक्टर और एक है ऑर्गेनिक कोफैक्टर। इन दो में हमने इसको डिवाइड किया है। देखिए इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स मतलब वो कोफैक्टर्स के जिनमें इनऑर्गेनिक आयंस मौजूद है, उनकी कंपोजिशन में इनऑर्गेनिक आयंस मौजूद है। इनऑर्गेनिक आयंस से मुराद है मेटेलिक आयंस। फॉर एग्जाम्पल मेटेलिक आयंस में आपके पास Mg+2, Fe+2, Zn+2 मतलब मैग्नीशियम, आयरन, जिंक एटसेट्रा एटसेट्रा, वी हैव डिफरेंट इनऑर्गेनिक आयंस। और ये जो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स हैं दे आर डिटैचेबल, मतलब ये डिटैच एंजाइम पे लगकर वापस डिटैच हो सकते हैं। एंड आल्सो दे आर कॉल्ड एक्टिवेटर्स, जब वो उनके साथ अटैच होंगे तो वो एक्टिवेट कर देंगे, अदरवाइज वो जब बाहर आ जाएंगे दे आर डिटैचेबल बिकॉज ऑफ द एबिलिटी ऑफ गेटिंग डिटैच फ्रॉम द एंजाइम। तो फिर ये जो है ये डीएक्टिवेटर्स भी कहला सकते हैं। फिलहाल इनको डिटैचेबल कोफैक्टर कहते हैं क्योंकि ये डिटैच हो सकते हैं ना, इस वजह से। इसकी एग्जांपल में अगर हम बात करें तो इसकी एग्जांपल आती है, for example we have glucose plus ATP, right, and इसका प्रोडक्ट मैं आगे लिखूंगा, G3P प्लस ADP। ये एक रिएक्शन है ग्लूकोज प्लस ATP, ग्लाइकोलिसिस में पढ़ा होगा। तो ये बनाता है ग्लूकोज 3 फॉस्फेट अलोंग विद ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट अलोंग विद ADP, और इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। अब जो एंजाइम यहाँ पे है उस एंजाइम का नाम है हेक्सोकाइनेस। एंजाइम का नाम क्या है? हेक्सोकाइनेस। लेकिन इस हेक्सोकाइनेस के साथ एक कोफैक्टर लगता है, मिसाल के तौर पे समझा, और वो कोफैक्टर इनऑर्गेनिक कोफैक्टर है और वो है मैग्नीशियम Mg+2। ये इसकी एग्जांपल। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कोफैक्टर, जिसमें दो अलग अलग क्लासिफिकेशन, एक है कोएंजाइम और एक है प्रोस्थेटिक ग्रुप। कोएंजाइम ये दोनों के दोनों ऑर्गेनिक नेचर के ही हैं, एंड स्पेसिफिकली कोएंजाइम्स में हमारे पास आते हैं, दे आर द डेरिवेटिव्स ऑफ विटामिन्स। कोएंजाइम्स आर कॉल्ड डेरिवेटिव्स ऑफ विटामिन्स। फॉर एग्जांपल आपने ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, NAD पॉजिटिव, FAD पॉजिटिव,
ये सारे के सारे जो है ये कोएंजाइम्स कहलाते हैं। कोएंजाइम्स नाम से ही आपको पता चल रहा है, को मीन्स विच विल हेल्प एंड दे आर आल्सो डिटैचेबल कोफैक्टर्स। एग्जांपल में आपके पास आते हैं इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल in the presence of an enzyme acetaldehyde, in the presence it will convert into acetaldehyde in the presence of enzyme, और उस enzyme का नाम है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस। acetaldehyde plus ADP, not ADP, it is NADH2, NADH2। और यहाँ पे जो एंजाइम यूज हुआ वो एंजाइम का नाम क्या है, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस, राइट, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस। अब इस अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस के साथ जो कोफैक्टर है, दिस कोफैक्टर इज NAD पॉजिटिव। तो ये है कोएंजाइम्स की छोटी सी एग्जांपल। अब हम बात करते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। देखिए प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है। प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक पार्ट है ऑफ द एंजाइम व्हिच इज, this prosthetic group is covalently bonded with the enzyme, और एंजाइम अपना केमिकल रिएक्शन कंप्लीट कर भी ले, ये प्रोस्थेटिक ग्रुप परमानेंटली अटैच रहेगा इवन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। दिस प्रोस्थेटिक ग्रुप will remain attached. Example, for example, we have cytochrome enzymes. Cytochrome enzymes, and these cytochrome enzymes containing iron containing porphyrin ring. What they have? Iron containing porphyrin ring. So this is the example of prosthetic group. So this is all about the types of cofactors, and we are ended with the second topic, which is structure of enzymes.